नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा है कि आप सब बढ़िया हैं और स्वस्थ हैं। तो आज हम लोग जानेंगे टाटा ग्रुप के बारे में। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और आपको वीडियो लाइक करने में कुछ ही पल लगता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करें। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, किसी से पूछा जाता है कि भारत का बेस्ट स्टील कंपनी कौन है, तो सभी के मन में एक ही ख्याल आता है, टाटा स्टील। टाटा स्टील चेन्नई से लेकर पुणे तक के प्रोडक्ट को सेल करती है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा टी, यहाँ तक कि आप जो खाने में नमक यूज करते हैं वो भी टाटा का है। ऐसे तो रतन टाटा के ग्रुप के अंदर 100 से अधिक कंपनियां आती हैं, मगर यह सफ़र इतना भी आसान नहीं था। 150 वर्ष से अधिक समय लगा इन कंपनियों को सफल बनाने में। आइए आज के इस वीडियो में रतन टाटा के बारे में अनुसूचियाँ दिलचस्प कहानी को जानते हैं, जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मार्च सन 1839 से, जब एक पारसी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इनके पिता नरसाराम टाटा चाहते थे कि मेरा बेटा देश के लिए कुछ बड़ा करे, लेकिन गांव में शिक्षा की सुविधा न होने के कारण 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। इनका एडमिशन अल्फेस्टन कॉलेज में कर दी गई। इस बीच इनका हीराबाई नाम की कन्या से कर दी। उस समय चाइल्ड मैरिज एक आम बात थी। इन्होंने 1858 में ग्रीन स्कॉलर को पास किया, जो कि आज के समय में ग्रेजुएशन के बराबर है। इस समय इनके पहले बेटे का जन्म हुआ 27 अगस्त सन 1859 में, दोराबजी टाटा का। जमशेदजी टाटा का बिजनेस में लगन को देखकर उनके पिता नरसाराम टाटा ने क्या की, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेजते हैं। मगर यह सुनना जितना आसान लग रहा है, उतना ही करना मुश्किल था। उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसे विदेश जाया जा सके, तो इन्हें शिप से जाना पड़ा। इन्होंने वहां जाके कॉटन का एक्सपेंशन किया। यह वहां पर कॉटन को बेचते थे और दाल चावल इत्यादि को इनपुट करते थे। इस दौरान सन 1861 में अमेरिका और इंग्लैंड के बीच सिविल वॉर शुरू हो जाती है, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड से भारी मात्रा में कपास को इनपुट करता था। मगर वार के दौरान अमेरिका इंग्लैंड को कपास देना बंद कर देता है, जिसके वजह से इंग्लैंड को इंडिया से कपास इनपुट करना पड़ा। इस चीज को जमशेद जी को एहसास हुआ कि यह अच्छी समय है बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। जमशेद जी वापस मुंबई आ जाते हैं इंग्लैंड के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। भारत में कपास कंपनी को सार्वजनिक कर इंग्लैंड रवाना हो गए और इससे भारत का खूब मुनाफा हुआ। मगर 4 साल बाद संधि हो गई। संधि होने के कारण फिर से इंग्लैंड अमेरिका से कॉटन लेने लगा। इसी कारण जमशेद जी टाटा को एक जोरदार झटका लगा। इन्वेस्टर्स अपने अपने पैसा मांगने लगे, मगर जमशेद जी के शासन के बाद वह मान गए और खुद ही 20 पाउंड पर अपने कंपनी में काम करने लगा। उनके लिए कितनी शर्म की बात थी, मगर इससे यह पता चलता है कि जमशेद जी टाटा के लिए कितने लॉयल इंसान थे। सन 1867 में मैनचेस्टर की यात्रा के दौरान उन्होंने स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध लेखक थॉमस कर का लाइन सुनने को मिला। लाइन ने कहा था, जिस देश पर लोहा पर नियंत्रित हो जाता है उसका निश्चित ही सोने पर भी हो जाता है। यह जमशेद जी के मन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाई। उन्होंने 1867 में इम्प्रेस मिल का उद्घाटन किया। इम्प्रेस मिल का नाम महारानी विक्टोरिया जब भारत की मलिक घोषित की गई तब यह नाम रखा गया। जमशेद जी टाटा के 4 सपने थे। अगर हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाना है तो पहला काम एक विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्था का निर्माण करना होगा। दूसरा, भारत में ही एक आयरन का प्लांट होना चाहिए। तीसरा, किसी भी इंडियन को फॉरेन्स द्वारा स्थापित की गई होटल्स में घुसने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो तीसरा सपना था एक होटल की स्थापना करना और चौथा सपना था हाइड्रिक प्लांट का निर्माण करना। और इनका पहला सपना पूरा हो गया। ताज होटल का निर्माण सन 1903 में हुआ, मगर दुर्भाग्यवश उसी के 1 साल बाद जमशेद जी टाटा की मृत्यु हो गई और इनके तीनों सपनों पर पानी फिर गया। मगर इनके दोनों बेटों ने मिलकर इनके सपनों को पूरा किया। खैर, पिता के गुजर जाने के बाद रतन टाटा के बड़े भाई दरबा जी को कारोबार संभालने को सौंप दिया गया। इन्होंने इनकी दूसरी इच्छा सन 1907 में किए, स्टील और आयरन का प्लांट बैठाकर, जो कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। उसी के 4 साल बाद इनकी तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई, हाइड्रिक प्लांट का, जो कि 1911 में पूरा हुआ। और इनकी चौथी इच्छा थी कि एक विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट की, जो कि 1936 में पूर्ण हुई। और इन सब की स्थापना इनके बड़े बेटे दुर्बजा ने किया। इनके मृत्यु के बाद उनके भतीजे जो आर.डी. टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। इनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा था।
क्योंकि यह फ्रांस के पेरिस में जन्मे थे तो उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं से हो गई थी। इनकी एक बड़ी इच्छा थी कि एयरप्लेन पायलट बनने का, और यह उनकी इच्छा पूरा भी हो गई। इसलिए इन्होंने पहले कमर्शियल एयरलाइन टाटा का स्थापना किया। उस समय ब्रिटिश पर हमारे देश पर कब्जा था और वो नहीं चाहते थे कि इंडियन सिटीजन का इंडिया में एयरलाइन हो। परंतु जमशेदजी टाटा ने एक मस्कट के साथ सन 1932 में टाटा एयरलाइन को स्थापित किया, जो कि आगे चलकर 1946 में पब्लिक कर दिया गया और इसका नाम रीनेम करके इंडियन रखा गया। अब तक टाटा ग्रुप के अंदर 100 से अधिक कंपनियां हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कॉम्प्रेस एक्ट द्वारा एयर इंडिया को नेशनलाइज डिक्लेयर कर दिया गया। इसके कारण जवाहरलाल टाटा को एयर इंडिया पर से दिल टूट गया, मगर बाद में इन्होंने इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने 1953 से लेकर अपनी मृत्यु तक कई बड़े बड़े काम किए, जैसे 1968 में TCS की स्थापना की, 1959 में NCPA, 1983 में टाटा साल्ट की और इनकी सबसे पहली टाटा सरिया लॉन्च हुई। इसके बाद 1993 में टाटा सुमो, 1998 में टाटा सफारी को लॉन्च किया। रतन टाटा ने 2008 में 2 सबसे लग्जरियस कार को सेल करने वाली कंपनी को खरीदा, जगुआर और लैंड रोवर को। इस समय इन्होंने सबसे चीपेस्ट कार निकाला, टाटा नैनो को। इसकी कुछ एडवांटेज भी थी तो कुछ डिसएडवांटेज भी थी। इसकी यह सबसे सस्ती बिकने वाली कार थी, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यह थी कि लोग इस पर व्यंग करने लगे, देखो कितनी गरीबों वाली फैमिली है। बाद में सरकार इसको बैंड लगा दिया गया। आप यकीन नहीं मानोगे, टाटा ग्रुप के अंदर सबसे अधिक कंपनियां हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इन्हें कई फेलियर का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी तरह से लॉस में चली गई थी, मगर अपनी मेहनत के दम पर रतन टाटा और इनके पूर्वजों ने टाटा को झुकने नहीं दिया। अगर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक निश्चित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।